अध्याय XXII खोजी दल। जब जंगल के बीचों बीच फ्रांसीसी लोगों के छोटे से शिविर पर भोर हुई तो वहां एक उदास और निराश समूह दिखाई दिया। जैसे ही चारों ओर का दृश्य देखने लायक उजाला हुआ, लेफ्टिनेंट चारपेंटियर ने 3-3 के समूहों में लोगों को कई दिशाओं में भेजा ताकि वे मार्ग का पता लगा सके, और 10 मिनट में मार्ग मिल गया तथा अभियान दल समुद्र तट की ओर तेजी से वापस लौट आया। ये धीमी गति से चलने वाला काम था, क्योंकि उन्हें 6 मृत व्यक्तियों के शवों को उठाना था, 2 अन्य की रात में ही मृत्यु हो गई थी, तथा कई घायल व्यक्तियों को बहुत धीमी गति से चलने के लिए भी सहारे की आवश्यकता थी। चारपेंटियर ने सुदृढ़ीकरण के लिए शिविर में लौटने का निर्णय लिया था, तथा उसके बाद मूल निवासियों का पता लगाने और डी अर्नोट को बचाने का प्रयास किया था। जब थके हारे ये लोग समुद्र तट के किनारे खुले मैदान में पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी, लेकिन उनमें से 2 के लिए वापसी इतनी खुशी लेकर आई कि उनकी सारी पीड़ा और हृदय विदारक दुख उसी क्षण भूल गए। जैसे ही छोटा सा दल जंगल से बाहर निकला, प्रोफेसर पोर्टर और सेसिल क्लेटन ने सबसे पहले जेन को देखा, जो केबिन के दरवाजे पर खड़ी थी। खुशी और राहत की हल्की चीख के साथ वह उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी, अपने पिता के गले में अपनी बाहें डाली और पहली बार फूट फूट कर रोने लगी जब से वे इस विभत्स और साहसिक तट पर आए थे। प्रोफेसर पोर्टर ने अपनी भावनाओं को दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी नसों पर दबाव और कमजोर होती जीवन शक्ति उनके लिए बहुत ज्यादा थी, और अंततः अपना बुरा चेहरा लड़की के कंधे में छिपाते हुए वो एक थके हुए बच्चे की तरह चुपचाप रो पड़े। जेन उसे केबिन की ओर ले गई और फ्रांसीसी लोग समुद्र तट की ओर मुड़ गए, जहां से उनके कई साथी उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ रहे थे। क्लेटन पिता और पुत्री को अकेला छोड़ना चाहता था, इसलिए वह नाविकों के साथ शामिल हो गया और तब तक अधिकारियों के साथ बातचीत करता रहा जब तक कि उनकी नाव क्रूजर की ओर नहीं चली गई, जहां लेफ्टिनेंट चारपेंटियर को अपने साहसिक कार्य के दुखद परिणाम की रिपोर्ट देनी थी। फिर क्लेटन धीरे धीरे केबिन की ओर मुड़ा। उसका दिल खुशी से भर गया। जिस महिला से वह प्यार करता था वह सुरक्षित थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि किस चमत्कार से वह बच गई। उसे जीवित देखना लगभग अविश्वसनीय लग रहा था। जब वह केबिन के पास पहुंचा तो उसने जेन को बाहर आते देखा। जब उसने उसे देखा तो वह जल्दी से उससे मिलने के लिए आगे बढ़ी। जेन, वह चिल्लाया, ईश्वर ने सचमुच हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। मुझे बताओ कि तुम कैसे बच निकली। हमारे लिए तुम्हें बचाने के लिए ईश्वर ने कौन सा रूप धारण किया। उसने पहले कभी उसे उसके दिए गए नाम से नहीं पुकारा था। 48 घंटे पहले क्लेटन के होठों से यह नाम सुनकर जेन खुशी से भर जाती थी, लेकिन अब ये नाम उसे डराने लगा। मी क्लेटन, उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, सबसे पहले मैं अपने प्यारे पिता के प्रति आपकी वीरतापूर्ण वफादारी के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बताया है कि आप कितने महान और आत्मत्यागी रहे हैं। हम आपका कितना एहसान चुका सकते हैं। क्लेटन ने देखा कि उसने उसके परिचित अभिवादन का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसे इस बात पर कोई संदेह नहीं था। वह बहुत कुछ झेल चुकी थी। उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि यह उस पर अपना प्यार थोपने का समय नहीं था। मैंने पहले ही अपना बदला चुका दिया है, उसने कहा। बस तुम्हें और प्रोफेसर पोर्टर को सुरक्षित, स्वस्थ और फिर से साथ देखना है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसके शांत और बिना शिकायत वाले दुख को और अधिक समय तक सहन कर सकता था। यह मेरे जीवन का सबसे दुखद अनुभव था, मिस पोर्टर, और फिर इसके साथ ही मेरा अपना दुख भी था जो मैंने कभी महसूस किया था। लेकिन उसका दुख बहुत निराशाजनक था, उसका दुख दयनीय था। इसने मुझे सिखाया कि कोई भी प्यार, यहाँ तक कि एक आदमी का अपनी पत्नी के लिए भी, एक पिता के अपनी बेटी के लिए प्यार जितना गहरा और भयानक और आत्मत्याग करने वाला नहीं हो सकता। लड़की ने अपना सिर झुका लिया। वो एक सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन यह सवाल उन 2 आदमियों के प्यार और उनके द्वारा झेले गए भयानक दुख के सामने लगभग अपवित्र लग रहा था, जबकि वह जंगल के एक देवता के समान प्राणी के पास हंसती और खुश बैठी थी, स्वादिष्ट फल खा रही थी और प्यार भरी आंखों से जवाब देने वाली आंखों में देख रही थी। लेकिन प्रेम एक अजीब स्वामी है, और मानव स्वभाव तो और भी अजीब है, इसलिए उसने अपना प्रश्न पूछा।
वह जंगल का आदमी कहाँ है जो तुम्हें बचाने गया था? वह वापस क्यों नहीं आया? मैं समझ नहीं पाया, क्लेटन ने कहा। तुम्हारा मतलब किससे है? जिसने हम सभी को बचाया है, जिसने मुझे गोरिल्ला से बचाया है। ओह, क्लेटन ने आश्चर्य से कहा। क्या उसी ने तुम्हें बचाया था? तुमने मुझे अपने साहसिक कारनामे के बारे में कुछ नहीं बताया, तुम्हें पता है। लेकिन लकड़हारा, उसने आग्रह किया। क्या तुमने उसे नहीं देखा? जब हमने जंगल में गोलियों की आवाज़ सुनी, बहुत धीमी और दूर से, तो वह मुझे छोड़कर चला गया। हम अभी अभी समाशोधन स्थल पर पहुंचे थे और वह लड़ाई की दिशा में तेजी से भाग गया। मुझे पता है कि वह तुम्हारी मदद करने गया था। उसकी आवाज़ लगभग याचना करने वाली थी, उसका व्यवहार दबी हुई भावनाओं से तनावपूर्ण था। क्लेटन ये देखे बिना नहीं रह सका और उसे आश्चर्य हुआ, अस्पष्ट रूप से, कि वह इतनी गहराई से क्यों प्रभावित थी, इस अजीब प्राणी का पता जानने के लिए इतनी उत्सुक क्यों थी। फिर भी किसी आसन दुख की आशंका उसे सताती रही और उसके सीने में, अनजाने में, उस कपी मानव के प्रति ईर्ष्या और संदेह का पहला बीज रोप दिया, जिसके कारण उसे अपना जीवन मिला था। हमने उसे नहीं देखा, उसने शांति से उत्तर दिया। वह हमारे साथ नहीं आया। और फिर एक क्षण के विचारपूर्ण विराम के बाद, संभवतः वह अपने ही कबीले में शामिल हो गया, उन लोगों में जिन्होंने हम पर हमला किया। उसे नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ। लड़की ने एक क्षण तक उसे विस्फारित आंखों से देखा। नहीं, उसने जोर से कहा, बहुत ज्यादा जोर से उसने सोचा। ऐसा नहीं हो सकता, वे जंगली थे। क्लेटन हैरान दिखे। वह जंगल का एक अजीब, अर्ध जंगली प्राणी है, मिस पोर्टर। हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। वह न तो कोई यूरोपीय भाषा बोलता है और न ही समझता है, और उसके आभूषण और हथियार पश्चिमी तट के जंगली लोगों के हैं। क्लेटन तेजी से बोल रहा था, मिस पोर्टर, सैकड़ों मील के दायरे में जंगली लोगों के अलावा कोई और इंसान नहीं है। वो उन जनजातियों में से होगा जिन्होंने हम पर हमला किया था, या किसी और समान रूप से जंगली जनजाति से होगा। वह नरभक्षी भी हो सकता है। जेन का चेहरा पीला पड़ गया। मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगी, उसने आधे से फुसफुसाते हुए कहा। ये सच नहीं है। तुम देखोगे, उसने क्लेटन को संबोधित करते हुए कहा। वह वापस आएगा और वह साबित करेगा कि तुम गलत हो। तुम उसे उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ कि वह एक सज्जन व्यक्ति है। क्लेटन एक उदार और शूरवीर व्यक्ति था, लेकिन लड़की द्वारा जंगल के आदमी के बचाव में की गई बेदम आवाज ने उसे अकारण ईर्ष्या से भर दिया, जिससे वह एक क्षण के लिए भूल गया कि उस जंगली देवता के प्रति उनका क्या ऋण था, और उसने अपने होठों पर एक अर्धव्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उसका उत्तर दिया। संभवतः आप सही कह रही हैं, मिस पोर्टर, उसने कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी हमारे मांस खाने वाले परिचित के बारे में चिंता करने की जरूरत है। संभावना है कि वह कोई आधा पागल व्यक्ति है जो हमें जल्दी भूल जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से हम उसे भूल जाएंगे। वह सिर्फ जंगल का जानवर है, मिस पोर्टर। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसे लगा कि उसका दिल अंदर ही अंदर सिकुड़ रहा है। वह जानती थी कि क्लेटन केवल वही बोलता है जो वह सोचता है, और पहली बार उसने उस संरचना का विश्लेषण करना शुरू किया जो उसके नए प्यार का समर्थन करती थी, और उसके विषय को आलोचनात्मक परीक्षण के अधीन करना शुरू किया। धीरे धीरे वह मुड़ी और वापस केबिन में चली गई। उसने अपने लकड़ी देवता को एक समुद्री जहाज के सैलून में अपने बगल में कल्पना करने की कोशिश की। उसने उसे अपने हाथों से खाते हुए, शिकारी जानवर की तरह अपने भोजन को फाड़ते हुए, और अपनी चिकनी उंगलियों को अपनी जांघों पर पोंछते हुए देखा। वह कांप उठी। जब वह उसे अपने दोस्तों से मिलवा रही थी, तो उसने उसे देखा, एक असभ्य, अनपढ़, एक गंवार, और लड़की सिहर उठी। वह अब अपने कमरे में पहुंच चुकी थी, और जब वह फन और घास के बिस्तर के किनारे पर बैठी थी, एक हाथ अपनी उठती गिरती छाती पर टिकाए हुए, उसने उस आदमी के लॉकेट की कठोर रूपरेखा महसूस की। उसने उसे बाहर निकाला, उसे अपनी हथेली में कुछ देर तक पकड़े रखा, और उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। फिर उसने उसे अपने होठों तक उठाया और उसे वहीं कुचलते हुए अपना चेहरा मुलायम फन में छिपा लिया और सिसकने लगी। जानवर, वह बुदबुदाए,
तो भगवान मुझे जानवर बना दो, क्योंकि इंसान हो या जानवर, मैं तुम्हारी हूँ। उस दिन उसने क्लेटन को फिर कभी नहीं देखा। एस्मेराल्डा उसके लिए रात का खाना लेकर आई और उसने अपने पिता को संदेश भेजा कि वह अपने साहसिक कार्य के बाद प्रतिक्रिया से पीड़ित है। अगली सुबह क्लेटन लेफ्टिनेंट डी अर्नोट की तलाश में राहत अभियान के साथ जल्दी ही निकल पड़े। इस बार उनके साथ 200 हथियारबंद लोग थे, साथ में 10 अधिकारी और 2 सर्जन और 1 हफ्ते के लिए भोजन सामग्री भी थी। वे अपने साथ बिस्तर और झूला लेकर चलते थे, जिसका उपयोग वे अपने बीमार और घायलों को ले जाने के लिए करते थे। यह एक दृढ़ निश्चय और क्रोधित दल था, एक दंडात्मक अभियान के साथ साथ राहत देने वाला भी। वे दोपहर के कुछ समय बाद ही पिछले अभियान की झड़प वाली जगह पर पहुंच गए, क्योंकि वे अब एक ज्ञात मार्ग पर यात्रा कर रहे थे और अन्वेषण में कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। वहां से हाथी का रास्ता सीधे मबोंगा के गांव की ओर जाता था। अभी 2 बजे ही थे कि सेना का मुखिया मैदान के किनारे आकर रुका। लेफ्टिनेंट चारपेंटियर, जो कमान संभाल रहे थे, ने तुरंत अपनी सेना का एक हिस्सा जंगल से होते हुए गांव के दूसरी तरफ भेज दिया। एक और टुकड़ी को गांव के गेट से पहले एक जगह भेजा गया, जबकि वह बाकी टुकड़ी के साथ समाशोधन के दक्षिणी हिस्से में ही रहा। ये व्यवस्था की गई थी कि जो दल उत्तर की ओर अपना स्थान ग्रहण करेगा तथा जो अपना स्थान सबसे अंत में प्राप्त करेगा, उसे आक्रमण आरंभ करना चाहिए, तथा उनकी प्रारंभिक गोलाबारी सभी दिशाओं से संगठित आक्रमण का संकेत होगी, ताकि पहले आक्रमण में ही गांव पर कब्जा कर लिया जाए। लेफ्टिनेंट चारपेंटियर के साथ आधे घंटे तक लोग जंगल की घनी झाड़ियों में दुबके रहे, सिग्नल का इंतजार करते रहे। उन्हें लगा कि यह घंटों का समय है। वे खेतों में स्थानीय लोगों को देख सकते थे और दूसरे लोग गांव के गेट से अंदर बाहर आते जाते थे। अंततः संकेत आया, बंदूक की एक तेज आवाज, और एक आदमी की तरह जंगल से पश्चिम और दक्षिण की ओर जवाबी गोलाबारी हुई। मैदान में मौजूद मूल निवासियों ने अपने हथियार फेंक दिए और पागलों की तरह बाढ़ की ओर भागे। फ्रांसीसी गोलियों ने उन्हें कुचल दिया और फ्रांसीसी नाविक उनके गिरे हुए शरीरों पर से सीधे गांव के गेट की ओर भागे। ये हमला इतना अचानक और अप्रत्याशित था कि भयभीत मूल निवासियों द्वारा उन्हें रोकने से पहले ही गोरे लोग गेट तक पहुंच गए और अगले ही मिनट में गांव की सड़कें हथियारबंद लोगों से भर गईं जो एक दूसरे से हाथापाई कर रहे थे। कुछ क्षणों तक अश्वेतों ने सड़क के प्रवेश द्वार के भीतर अपनी स्थिति बनाए रखी, लेकिन फ्रांसीसी लोगों की रिवाल्वर, राइफलों और कटलेसों ने देशी भालाधारियों को कुचल दिया और काले तीरंदाजों को उनके आधे खींचे हुए धनुषों के साथ मार गिराया। जल्द ही युद्ध एक जंगली पराजय में बदल गया और फिर एक भयानक नरसंहार में, क्योंकि फ्रांसीसी नाविकों ने उनका विरोध करने वाले कई काले योद्धाओं पर डी अर्नोट की वर्दी के टुकड़े देखे थे। उन्होंने बच्चों और उन महिलाओं को छोड़ दिया जिन्हें आत्मरक्षा में मारने के लिए वे बाध्य नहीं थे, लेकिन जब अंततः उन्होंने खून से लथपथ और पसीने से लथपथ होकर अलग होना बंद कर दिया, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मबोंगा के जंगली गांव में उनका विरोध करने के लिए एक भी योद्धा जीवित नहीं था। उन्होंने गांव के हर कोने और झोपड़ी की सावधानीपूर्वक तलाशी ली, लेकिन डी अर्नोट का कोई निशान नहीं मिला। उन्होंने कैदियों से संकेतों के जरिए पूछताछ की और आखिरकार फ्रांसीसी कांगो में सेवा करने वाले नाविकों में से एक ने पाया कि वो उन्हें गोरों और तट के अधिक अपमानित जनजातियों के बीच बोली जाने वाली भाषा समझा सकता है, लेकिन तब भी वे डी अर्नोट के भाग्य के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं जान पाए। अपने साथी के बारे में पूछताछ के जवाब में उन्हें केवल उत्तेजित हाव-भाव और भय की अभिव्यक्तियां ही प्राप्त हो सकीं, और अंततः उन्हें विश्वास हो गया कि ये उन राक्षसों के अपराध के प्रमाण मात्र थे जिन्होंने 2 रात पहले उनके साथी को मारकर खा लिया था। आखिरकार सारी उम्मीदें खत्म हो गईं और वे गांव में रात बिताने के लिए तैयार हो गए। कैदियों को 3 झोपड़ियों में ले जाया गया, जहां उन पर कड़ी निगरानी रखी गई। बंद दरवाजों पर पहरेदारों को तैनात किया गया और आखिरकार गांव में नींद की खामोशी छा गई, सिवाय स्थानीय महिलाओं के अपने मृतकों के लिए विलाप करने के। अगली सुबह वे वापसी की यात्रा पर निकल पड़े। उनका मूल इरादा गांव को जलाने का था, लेकिन इस विचार को त्याग दिया गया और कैदियों को पीछे छोड़ दिया गया। वे रो रहे थे और कराह रहे थे,
लेकिन उन्हें ढकने के लिए छत और जंगल के जानवरों से बचने के लिए एक बाड़ दी गई थी। धीरे धीरे अभियान ने पिछले दिन की अपनी चाल वापस खींची। 10 लदे हुए झूलों ने उसकी गति को धीमा कर दिया। उनमें से 8 में गंभीर रूप से घायल लोग लेटे हुए थे, जबकि 2 मृतकों के वजन के नीचे झूल रहे थे। क्लेटन और लेफ्टिनेंट शार्पेंटियर ने सेना की पिछली पंक्ति को आगे बढ़ाया। अंग्रेज दूसरे के दुख के सम्मान में चुप रहा, क्योंकि डी अर्नोट और शार्पेंटियर बचपन से ही अभिन्न मित्र थे। क्लेटन को यह एहसास हुआ कि फ्रांसीसी व्यक्ति को उसका दुख इसलिए अधिक महसूस हुआ क्योंकि डी अर्नोट का बलिदान इतना व्यर्थ था, क्योंकि जेन को डी अर्नोट के बर्बर लोगों के हाथों में पड़ने से पहले ही बचा लिया गया था, और फिर क्योंकि जिस सेवा में उसने अपनी जान गंवाई थी वो उसके कर्तव्य के बाहर थी और अजनबियों और विदेशियों के लिए थी। लेकिन जब उसने लेफ्टिनेंट शार्पेंटियर से इस बारे में बात की तो उसने अपना सिर हिला दिया। नहीं महाशय, उन्होंने कहा, डी अर्नोट ने इसी तरह मरना पसंद किया होगा। मुझे बस इस बात का दुख है कि मैं उनके लिए या कम से कम उनके साथ नहीं मर सका। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें बेहतर तरीके से जान पाते महाशय। वो वास्तव में एक अधिकारी और सज्जन व्यक्ति थे, एक ऐसी उपाधि जो कई लोगों को दी जाती है, लेकिन बहुत कम लोग इसके हकदार हैं। उनकी मृत्यु व्यर्थ नहीं गई, क्योंकि एक अजीब अमेरिकी लड़की के लिए उनकी मृत्यु हमें, उनके साथियों को, हमारे अंत का सामना और अधिक बहादुरी से करने के लिए प्रेरित करेगी, चाहे वह हमारे सामने कैसे भी आए। क्लेटन ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसके भीतर फ्रांसीसी लोगों के लिए एक नया सम्मान पैदा हो गया, जो उसके बाद भी कायम रहा। जब वे समुद्र तट के किनारे केबिन में पहुंचे तो काफी देर हो चुकी थी। जंगल से बाहर निकलने से पहले एक गोली ने ही शिविर में मौजूद लोगों और जहाज पर मौजूद लोगों को बता दिया था कि अभियान में बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि यह पहले से तय था कि जब वे शिविर से 1 या 2 मील की दूरी पर पहुंचेंगे तो एक गोली विफलता को दर्शाने के लिए चलाई जाएगी, या सफलता के लिए 3, जबकि 2 गोलियां ये संकेत देती कि उन्हें डी अर्नोट या उसके काले अपहरणकर्ताओं का कोई सुराग नहीं मिला है। अतः यह एक गंभीर पार्टी थी जो उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी, तथा जब मृत और घायल लोगों को नावों में रखा गया और उन्हें चुपचाप जहाज की ओर ले जाया गया तो कुछ शब्द ही बोले गए। क्लेटन जंगल में 5 दिनों तक कठिन पैदल यात्रा करने तथा अश्वेतों के साथ 2 लड़ाइयों के प्रभाव से थकाकर भोजन की तलाश में केबिन की ओर मुड़ा तथा जंगल में 2 रातें बिताने के बाद घास के बिस्तर पर अपेक्षाकृत आराम की तलाश की। केबिन के दरवाजे के पास जेन खड़ी थी। बेचारा लेफ्टिनेंट, उसने पूछा, क्या तुम्हें उसका कोई सुराग नहीं मिला? हम बहुत देर से आए मिस पोटर, उसने दुख से उत्तर दिया। बताओ मुझे, क्या हुआ था? उसने पूछा। मैं ऐसा नहीं कर सकता मिस पोटर, ये बहुत भयानक है। तुम्हारा मतलब यह नहीं है कि उन्होंने उसे यातना दी थी? उसने फुसफुसाते हुए कहा। हम नहीं जानते कि उसे मारने से पहले उन्होंने उसके साथ क्या किया, उसने उत्तर दिया। उसका चेहरा थकान और बेचारे डी अर्नोट के लिए महसूस किए गए दुख से तमतमा रहा था और उसने पहले शब्द पर जोर दिया, इससे पहले कि वे उसे मार डालें। तुम्हारा क्या मतलब है? वे नहीं हैं, वे नहीं हैं। वह सोच रही थी कि क्लेटन ने वनवासी के इस जनजाति से संभावित संबंध के बारे में क्या कहा था और वो उस भयानक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। हाँ मिस पोटर, वे नरभक्षी थे, उसने लगभग कड़वाहट से कहा, क्योंकि उसे भी अचानक जंगल के आदमी का ख्याल आया था और 2 दिन पहले महसूस की गई अजीब बेवजह ईर्ष्या ने उसे एक बार फिर से जकड़ लिया था। और फिर अचानक क्रूरता से, जो क्लेटन से बिल्कुल अलग थी, जैसे विनम्र विचार एक बंदर से अलग होते हैं, उसने कहा, जब आपके वन देवता ने आपको छोड़ा तो निस्संदेह वह भोज के लिए जल्दी जा रहे थे। उसे ये शब्द बोलने से पहले ही खेद हो गया था, हालांकि उसे नहीं पता था कि उन्होंने लड़की को कितनी बेरहमी से काटा था। उसे खेद उस व्यक्ति के प्रति अपनी बेबुनियाद बेवफाई के लिए था जिसने उसके दल के हर सदस्य की जान बचाई थी और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। लड़की का सिर ऊंचा हो गया। आपके कथन का केवल एक ही उपयुक्त उत्तर हो सकता है, मी क्लेटन, उसने ठंडे स्वर में कहा, और मुझे खेद है कि मैं पुरुष नहीं हूँ जो यह उत्तर दे सके। वह जल्दी से मुड़ी और केबिन में प्रवेश कर गई। क्लेटन एक अंग्रेज था,
इसलिए जब तक वो ये अनुमान लगा पाता कि एक आदमी क्या जवाब देगा, लड़की उसकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। मेरी बात पर यकीन करो, उसने दुखी होकर कहा, उसने मुझे झूठा कहा। और मुझे लगता है कि मैं इसके लायक ही था, उसने सोच समझकर कहा। क्लेटन, मेरे बेटे, मैं जानता हूँ कि तुम थके हुए और बेचैन हो, लेकिन ये कोई कारण नहीं है कि तुम खुद को बेवकूफ़ बनाओ। बेहतर होगा कि तुम सो जाओ। लेकिन ऐसा करने से पहले उसने सेलेक्लोथ विभाजन के दूसरी तरफ खड़ी जेन को धीरे से पुकारा, क्योंकि वह माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन वह स्फिंक्स को भी संबोधित कर सकता था। फिर उसने कागज़ के एक टुकड़े पर कुछ लिखा और उसे विभाजन के नीचे धकेल दिया। जेन ने उस छोटे से नोट को देखा और उसे नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि वह बहुत क्रोधित, आहत और शर्मिंदा थी, लेकिन वह एक महिला थी, और इसलिए अंततः उसने उसे उठाया और पढ़ा। प्रिय मिस पोटर, मेरे पास ऐसा कोई कारण नहीं था कि मैं यह आरोप लगाऊं कि मैंने क्या किया। मेरा एकमात्र बहाना यह है कि मेरी नसें ढीली हो गई होंगी, जो कि कोई बहाना नहीं है। कृपया कोशिश करें और सोचें कि मैंने ऐसा नहीं कहा। मुझे बहुत खेद है। मैं आपको, दुनिया के बाकी सभी लोगों को, चोट नहीं पहुंचाता। कहो कि तुम मुझे माफ कर दो। WM सेसिल क्लेटन। उसने ऐसा सोचा था, अन्यथा वह कभी ऐसा न कहता, लड़की ने तर्क किया, पर यह सच नहीं हो सकता। ओह, मैं जानती हूँ कि यह सच नहीं है। पत्र में एक वाक्य ने उसे भयभीत कर दिया, मैं तुम्हें दुनिया के किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। एक सप्ताह पहले वह वाक्य उसे प्रसन्नता से भर देता, अब वह उसे उदास कर देता। वह चाहती थी कि वह क्लेटन से कभी न मिले। उसे अफसोस था कि उसने कभी जंगल के देवता को देखा था। नहीं, वो खुश थी। और वहाँ एक और नोट था जो उसे जंगल से लौटने के अगले दिन केबिन के सामने घास में मिला था, वह प्रेम पत्र जिस पर वानरों के टार्जन ने हस्ताक्षर किए थे। यह नया प्रेमी कौन हो सकता है? अगर वह इस भयानक जंगल का कोई जंगली निवासी होता तो उसे पाने के लिए वह क्या नहीं कर सकता था। एस्मेराल्डा, उठो, वह चिल्लाई, तुम मुझे इतना चिड़चिड़ा बना देते हो, तुम वहाँ शांति से सो रहे हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि दुनिया दुख से भरी है। गैब्रिएल, एस्मेराल्डा उठकर चिल्लाई, अब क्या है? हिप्पोनोसेरस, वह कहाँ है, मिस जेन? बकवास एस्मेराल्डा, कुछ भी नहीं है। वापस सो जाओ। तुम सोने में तो बहुत बुरी हो, लेकिन जागने में तो तुम और भी बुरी हो। हाँ प्रिय, पर तुम्हें क्या हो गया है, प्रिय? आज शाम को तुम कुछ ज्यादा ही बिगड़ैल व्यवहार कर रही हो। ओह एस्मेराल्डा, आज रात मैं बिल्कुल बदसूरत हूँ, लड़की ने कहा। मुझ पर ध्यान मत दो, यह एक प्यारी सी बात है। हाँ प्रिय, अब तुम सो जाओ। तुम्हारी नसें बहुत तेज हो गई हैं। इन सभी रिपोर्टामस और मनुष्यभक्षी प्रतिभाओं के बारे में, जिनके बारे में मिस्टर फिलेंडर बता रहे थे, भगवान, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम सभी अभियोजन से घबरा जाते हैं। जेन हंसते हुए छोटे से कमरे में आई और उस वफादार महिला को चूमते हुए एस्मेराल्डा को शुभ रात्रि कहा।